हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स। और यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स में हम अभी तक पढ़ चुके हैं बच्चों क्या क्या। हम पढ़ चुके हैं यूनिट में फिज़िकल क्वांटिटी, व्हाट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हमने पढ़ा बच्चों फिज़िकल क्वांटिटी के बाद डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा प्यारे बच्चे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़े बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? विच डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम। ये सभी क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो ये हम पढ़ चुके थे बेटा यूनिट तक। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है बच्चे वो है डायमेंशंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशंस। सबसे पहला डायमेंशन में हम जो देखना चाह रहे हैं, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड। डायमेंशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, डायमेंशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैं डायमेंशन की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। डायमेंशन होती हैं व्हेन अ derived quantity expressed in terms of fundamental quantities, derived quantity expressed in terms of fundamental quantities, then power of fundamental quantities are known as dimensions। ये डायमेंशन की डेफिनेशन होती है बच्चे। डायमेंशन क्या होता है? सिंपल सा, अगर आपको एक वर्ड में पूछा जाए कि व्हाट इज़ डायमेंशन, तो सिंपल आप बोलेंगे पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ बच्चों वेलोसिटी कैसी थी बच्चे? पहले हम पढ़ चुके डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, वेलोसिटी को हम कितना लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? लेंथ। टाइम तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक, तो देखिए, इसको अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेंथ की पावर कितनी हो गई बच्चे? 1, और टाइम की पावर क्या हो गई? -1। तो देखिए, वेलोसिटी जो हो गई वो क्या हो गई? जब अब डेफिनेशन जो थी हमारी वो यही थी कि व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में एक्सप्रेस किया, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो पावर्स हैं बच्चों, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो पावर्स हैं, इन्हीं पावर्स को हम क्या बोल देंगे बच्चे? डायमेंशन। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो पावर्स हैं उनको हम बोल देंगे डायमेंशन। जैसे और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फोर्स को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? देखिए, मास तो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसा कि हमने ऊपर देखा, या लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन एक टाइम यहाँ पर पहले से ही है, तो टाइम का क्या हो जाएगा बच्चे? स्क्वायर। मतलब फोर्स को अगर मैं, फोर्स इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड व्हेन इट
विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो क्या हो गया देखिए, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर कितनी हो गई बच्चे, -2। ठीक, तो देखिए जब फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में लिखा तो मास की पावर कितनी हो गई 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर क्या हो गई -2। तो यही क्या हो जाएंगी बच्चे, डायमेंशन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स इज़ 1 इन मास। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज़ 1 इन मास। ऐसे डायमेंशन ऑफ फोर्स इज़ 1 in length and dimension of force is -2 in time। तो जो पावर्स हैं बस वही क्या हो जाएगी, डायमेंशन। तो मास की पावर 1 मतलब मास में डायमेंशन है 1, लेंथ की पावर 1 मतलब लेंथ की डायमेंशन 1, टाइम में डायमेंशन -2। ठीक, तो जो पावर्स हैं वही क्या हो जाएंगी बच्चे, डायमेंशंस। क्लियर है बच्चों? अच्छा, और देखिए अब डायमेंशन को हम जब लिखते हैं, जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी का, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में बोलता हूँ डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है बच्चों, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हम पूरा मास या पूरा लेंथ या पूरा टाइम लिखने की जगह शॉर्ट में इसको यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे मास, ठीक, लेंथ, टाइम, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, टेम्परेचर, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, तो इन सभी के लिए हम डायमेंशन के लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं बच्चों, मास के लिए सिंबल यूज़ करते हैं m, लेंथ के लिए यूज़ करते हैं l, टाइम के लिए यूज़ करते हैं t, टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं k और थीटा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल यूज़ करते हैं a। इसी तरह से और जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक, और जो हमारी यूनिट थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करते हैं हम CD, और मोल के लिए यूज़ करते हैं MOL, और कई बुक्स में आपको म्यू से भी मिल सकता है। तो देखिए टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। भाई जब भी आप डायमेंशन लिखेंगे बच्चे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में लिखेंगे, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के हम लिखेंगे, जैसे मास की पावर कितना है बच्चों 1, तो हम लिख देंगे m1, लेंथ की पावर 1 तो l1, टाइम की पावर -2 तो t-2। तो जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और शॉर्ट में हम लिख देंगे m1 l1 t-2। ठीक है प्यारे बच्चे? तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो हमने अभी तक देखा बच्चों डायमेंशन को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। तो आपको अगर सिंगल एक वर्ड में पूछा जाए व्हाट इज़ डायमेंशन, तो डायमेंशन मतलब सिंपल पावर, और किसकी पावर, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर। शॉर्ट में हमने लिखा इस तरीके से, और डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है इस तरीके से, जैसे फोर्स का, वर्क का, एनर्जी का, किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला। जैसे मान लीजिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आपको सिर्फ फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। वर्क को हम कितना लिख सकते हैं, बोले फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, जैसा कि हम ऊपर लिखे m1 l1 t-2, डायमेंशन फोर्स का। डिस्प्लेसमेंट का क्या डायमेंशन हो जाएगा, बोलें डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ,
तो L1, तो अगर मैं वर्क का डायमेंशन लिखूं तो M1 L2 T-2 इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो बच्चे 11th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को सारे डायमेंशनल फॉर्मूले एक बार देखने पड़ेंगे, जैसे फोर्स, वर्क, एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। ठीक। और जो बच्चे ऑलरेडी 11th कर चुके हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो नीट का पेपर 1-2 साल दे चुके हैं उनको तो जनरली डायमेंशंस याद होती हैं, फॉर्मूले याद होते हैं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल या यूज़ ऑफ डायमेंशनल मेथड। यूज़ ऑफ डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड जो हैं इसके क्या क्या यूज़ हो जाएंगे बच्चों? व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल मेथड? तो देखिए, 3 यूज़ हम डायमेंशनल मेथड का पढ़ेंगे बच्चों। The first use of dimensional method. The first use of dimensional method is to check the accuracy. To check the accuracy of a dimensional equation. इन पर क्वेश्चन भी बनते हैं, वो अब हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। To check the accuracy of a dimensional equation. Second use इसका होता है बच्चों, to establish relation among different physical quantities. To establish relation among different physical quantities. इन पर न्यूमेरिकल बनते हैं और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन अभी हम आगे इन पर करने वाले हैं। थर्ड यूज़ होता है इसका बच्चों, टू कन्वर्ट अ फिज़िकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट to another system. To convert a physical quantity from one system of unit to another system. किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। तो टोटल 3 यूज़ हम इसके पढ़ने वाले हैं। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन, टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, and to convert a physical quantity from one system to another system. ठीक है बच्चों, ये तीनों यूज़ पढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट जो डायमेंशन में हमको टॉपिक डिस्कस करना है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, क्योंकि ये प्रिंसिपल इन तीनों यूजेस में काम आएगा। तो क्या क्या यूज़ प्रिंसिपल क्या क्या हैं हम देखें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only those quantities can be added or subtracted. Only those quantities can be added or subtracted which are having same dimensions. Only those quantities can be added or subtracted which are having same dimensions. हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन कैसा हो बच्चे? सेम। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? जैसे वेलोसिटी है। अभी ये दोनों यूज़
दो इसके प्रिंसिपल हैं जो दोनों क्वेश्चंस में यूज़ आएंगे, अच्छे से ध्यान रखें बच्चों। जैसे एग्जांपल वेलोसिटी है, तो देखिए वेलोसिटी, हम वेलोसिटी की क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, फोर्स की क्वांटिटी में हम फोर्स की क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते बच्चों कि वेलोसिटी की क्वांटिटी में फोर्स की क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए वेलोसिटी में वेलोसिटी की क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट भी क्या मिलेगा, वेलोसिटी। फोर्स में फोर्स की क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो भी रिज़ल्ट क्या मिलेगा बच्चों, फोर्स। ठीक, तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? कोई भी किसी तरह का आपको डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछें। सेकंड यूज़ होता है बच्चों, सेकंड यूज़ a dimensional equation, a dimensional equation, dimensional equation should have same dimension. A dimensional equation should have same dimension on both sides. एक डायमेंशन इक्वेशन में दोनों साइड जो है दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, इक्वल है। डायमेंशनल इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन एट बोथ साइड्स। एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, जैसे हम बचपन से सपोज एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू हम लिखते हैं ½ mv²। तो कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल। जैसा कि अभी हमने एनर्जी का डायमेंशन देखा, वर्क या एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है बच्चों, m1L2T-2। ये तो एलएचएस की डायमेंशन हो गई। अगर हम आरएचएस का डायमेंशन बोले बच्चों तो क्या हो जाएगा, आरएचएस में क्या वैल्यू चल रही है बताएं, ½ mv²। तो अगर इसका डायमेंशन निकालें तो देखें हाफ तो क्या है, हाफ इज़ अ नंबर, तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। m मास का डायमेंशन m1, v वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोले L1T-1 और इसका स्क्वायर, मतलब डायमेंशन क्या हो गई बच्चों, m1L2T-2। हाँ, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का डायमेंशन सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी होगी बच्चे, डायमेंशनली करेक्ट। इसका मतलब E=½ mv² जो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, ये इक्वेशन जो ये कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि E हम ½ mv लिख दें या ½ mv³ लिख दें। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड की डायमेंशन करेक्ट नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो वो इक्वेशन कैसी होगी, गलत। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशनल इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो मैं यहीं पर ही आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है दो, अगर आपको स्टेटमेंट दिए जाएं, जैसे स्टेटमेंट 1, अगर आपको बोला जाए अ डायमेंशनल इक्वेशन या इस तरह से हम बोलें कि करेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन, a correct dimensional equation is physically correct. Correct dimensional equation is physically correct. अगर एक कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो वो फिज़िकली करेक्ट होगी। ऐसा सही होगा कि नहीं होगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज़ फिज़िकली करेक्ट। करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप सोच कर बताएं। अ करेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन इज़ फिज़िकली करेक्ट, तो ट्रू और फॉल्स। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम सोचें,
करेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट हो, तो क्या वो फिज़िकली करेक्ट होगी, तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। या कई बार क्वेश्चन को ऐसे बोल देता है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, कई बार इसी स्टेटमेंट को वो ऐसे भी बोल देता है, मैं दूसरी लैंग्वेज भी लिख देता हूँ, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन विल बी करेक्ट। दोनों तरह के स्टेटमेंट आपको मिल सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट होगी या नहीं होगी। तो देखिए विल बी करेक्ट अगर लग गया तो ये स्टेटमेंट भी कैसा होगा, फॉल्स। थोड़ा सा आप ध्यान से समझें, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन विल बी करेक्ट। देखिए जैसे एग्जांपल, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन अगर मैं बोलता हूँ E=12mv², काइनेटिक एनर्जी, तो बताइए डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने देखा इधर भी एनर्जी की डायमेंशन आई थी बच्चों, m1L1T-2, इधर भी हमको एनर्जी की डायमेंशन मिली m1L1T-2। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और देखें तो फिजिकली भी करेक्ट है, क्योंकि E=12mv² इज़ द करेक्ट फार्मूला, ठीक। पर अगर मान लिए मैं इसी को अगर ऐसे बोल दूँ बच्चों E=mv², अब बताएं इज दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो आप बोलेंगे कि हाँ ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इक्वेशन इज ओवरऑल इनकरेक्ट, फिजिकली इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट? क्योंकि कोफिशिएंट नहीं है साथ में। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा ये फॉल्स हैं। तो अगर इसका मैं करेक्ट स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो ये होगा कि अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए तो वो ट्रू होगा। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, तो वो ट्रू। पर विल बी करेक्ट आ गया बच्चों तो फिर फॉल्स, क्योंकि वो इनकरेक्ट भी हो सकती है। अच्छा, कई बार स्टेटमेंट ऐसा भी दिया जाता है बच्चों, जैसे इसी का एक और क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में से बोला है अ डायमेंशनली, ध्यान से सुने, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है बच्चों, बताएं ट्रू और फॉल्स। तो प्योरली फॉल्स, कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट अगर इक्वेशन हो गई तो अगर इक्वेशन ही डायमेंशनली करेक्ट है तो फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर मैं लिखता हूँ बच्चों E=12mv, तो इसको तो आप देखते ही बोलेंगे कि ओहो सर ये तो E=12mv, ये तो इनकरेक्ट इक्वेशन है। तो ये तो इनकरेक्ट इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट होगी ही होगी, ठीक। चाहे आप कोफिशिएंट लगाएं मत लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन हमेशा ही इनकरेक्ट होगी। तो इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, अच्छे से आप इसको समझें, कॉन्सेप्ट वाइज समझें, फील लेकर समझें, तो आपको समझ में आएगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज़ ऑलवेज इनकरेक्ट, ठीक है बच्चों। फिर तो ये जो हम पढ़ रहे थे बच्चों, ये पढ़ रहे थे डायमेंशनल मेथड में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। अब हमको पढ़ना था यूज़ ऑफ डायमेंशनल मेथड। 3 तरह के यूज़ हमको पढ़ने थे। तो सबसे पहले बच्चों हम आते हैं इसके फर्स्ट यूज़ पर। तो हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा हेडिंग जो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम फोर्थ हेडिंग,
डायमेंशनल मेथड का फोर्थ हेडिंग पर आते हैं जो हमने लिखा है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन। टू चेक द एक्यूरेसी to check the accuracy of a dimensional equation. To check the accuracy of a dimensional equation. तो एक्यूरेसी देखिए कैसे चेक करेंगे, अभी जैसे हम कर चुके हैं बच्चों, ये सब कुछ अब मैंने किया तो आपको समझ में आ गया होगा। एक्यूरेसी हम कैसे चेक करेंगे, वो इससे चेक करेंगे। अगर कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है तो दोनों साइड का डायमेंशन कैसा आना चाहिए बच्चों, करेक्ट। डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो दोनों साइड का डायमेंशन कैसा आना चाहिए, करेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपको बोला है सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू आर एच डी जी अपॉन 2 cos थीटा। ये कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, आर एच डी जी अपॉन 2 cos थीटा, वेर आर इज रेडियस, एच इज हाइट, डी इज डेंसिटी, G is acceleration due to gravity. G is acceleration due to gravity. ठीक, then find out, then check the correctness of equation. Check the correctness of equation. कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो अब देखिए कैसे चेक करेंगे, इज द इक्वेशन इज एक्यूरेट और नॉट। तो चेक करने के लिए हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम अप्लाई करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है बच्चों तो LHS और RHS दोनों साइड का डायमेंशन कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चे, सेम। डायमेंशन ऑफ LHS और RHS शुड बी सेम, दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अगर हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ LHS, अब देखिए LHS में कौन है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का अगर डायमेंशन लिखें तो देखिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे बच्चों। तो फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपको डायमेंशंस अपने आप याद हो जाएंगे, मतलब डायमेंशंस अपने आप निकल जाएगी। सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 अपॉन लेंथ L1। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, m1 L0 T-2, m1 L0 T-2। तो क्या मिल जाएगा बच्चे, m1 L0 T-2। ये तो हो गई आपकी LHS की डायमेंशन। ठीक बच्चे, अब आते हैं हम RHS पर। डायमेंशन ऑफ RHS में हमको क्या दिया हुआ है, देखें आर एच डी जी अपॉन 2 cos थीटा। तो देखिए रेडियस मतलब क्या होगा बच्चों, रेडियस मतलब लेंथ। रेडियस के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेंथ, तो L1। हाइट के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो भी लेंथ, ये भी हो जाएगा L1। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास m1 अपॉन वॉल्यूम, तो L-3। ठीक, T0 डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1 L-3 T0। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन m0 L1 T-2। ठीक, अपॉन 2 cos थीटा। 2 कैसा है बच्चों, डायमेंशनलेस। cos थीटा भी क्या है, डायमेंशनलेस। एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा,
लॉगरिदमिक फंक्शंस हैं, पावर वाले फंक्शंस हैं, e की पावर x, 2 की पावर, 3 की पावर, 10 की पावर, सब कुछ कैसा होगा बच्चों? डायमेंशनलेस। तो देखिए अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं हम, तो क्या हो गई देखें, L1 L1 और L1, तो L3 मास की पावर तो कितनी हो गई बच्चों? M1। L की पावर कितनी हो गई? 3 माइनस 3 यहाँ से, तो L की पावर हो गई 3 माइनस 3। टाइम की पावर कितनी हो गई बच्चों? 0 माइनस 2, तो क्या डायमेंशन मिल गई? M1 L0 T माइनस 2। ओहो, इसका मतलब हमने देखा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डायमेंशन मैच कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है बच्चों। धीरे धीरे जैसे जैसे आप और आगे, अभी हम चैप्टर ख़त्म करने के बाद या तीनों यूज़ पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन भी एक साथ करेंगे, तो वहाँ पर भी हम इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स के जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें हम इसका डायमेंशनल मेथड का यूज़ भी देखेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं।